हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मराठी एवं हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए रमेश देव, ऑप्शन बी सलीम खान, ऑप्शन सी है आपका अली अकबर, ऑप्शन डी सलीम कुमार। देखिए, हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रमेश देव का मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रमेश देव की उम्र 93 साल की थी। रमेश देव ने अपने व्यापक करियर में कई हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने 1962 की फिल्म आरती में एक खलनायक की भूमिका निभाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी यात्रा शुरू की थी। इसके बाद प्रसिद्ध अभिनेता ने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जैसे सितारों के साथ यादगार भूमिकाएं निभाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रमेश देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 30%। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को लेकर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इसके तहत क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाए खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को उनकी खेल भावना हेतु आईसीसी ने साल 2021 का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। उनको स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। मिशेल ने पिछले साल हुए T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जो खेल भावना दर्शाई थी, उसी कारण आईसीसी ने उन्हें इस अवार्ड से नवाजा है। इस अवार्ड को डेरिल मिशेल हासिल करने वाले चौथे न्यूजीलैंड क्रिकेटर बन गए हैं। यह अवार्ड उनसे पहले डेनियल विटोरी, ब्रेटन मैकलम और केन विलियमसन जैसे ने अपने नाम कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के ब्रेकथ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी लक्ष्य सेन। देखिए, भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के ब्रेकथ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसमें एम्मा राडुकानु और सिमोन विलेज समेत जो है 6 खिलाड़ी दौड़ में हैं। इस साल पुरस्कारों के 7 वर्गों के लिए नामांकन दुनिया भर के 1300 से अधिक प्रमुख खेल पत्रकारों और प्रसारकों ने चुने हैं। विजेता का चयन लॉरेंस विश्व खेल अकादमी मतदान के द्वारा करेगी, जिसमें 71 महान खिलाड़ी शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के किस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए मैथ्यू वेड, ऑप्शन बी मैथ्यू होगार्ड, ऑप्शन सी टिम ब्रेसनन, ऑप्शन डी है आपका एस्ले जाइल्स। देखिए, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि एस्ले जाइल्स मेंस क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे रहे हैं। पिछले महीने एसेज में इंग्लैंड की हार के बाद एस्ले जाइल्स ने यह कदम उठाया है। टीम को ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने यह भूमिका 3 साल तक निभाई। इस दौरान इंग्लैंड में 50 ओवर के विश्व कप के चैंपियनशिप बना और वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 T20 टीम एक दिवसीय मैचों के दूसरे और टेस्ट के लिए चौथे स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी एस्ले जाइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्टिस उमर अता वंदियाल ने किस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। देखिए, जस्टिस उमर अता वंदियाल ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। जस्टिस वंदियाल 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। वो इससे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जस्टिस वंदियाल ने 1981 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और 2004 में लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। बाद में उन्हें जून 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, ऑप्शन बी डॉक्टर कल्याण गांगुली, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन कुमार अग्निहोत्री, ऑप्शन डी डॉक्टर प्रकाश कुमार झा। देखिए, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने 1 फरवरी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यह संस्थान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। बात करते हैं इसका आपका NIELIT, तो इसमें कार्यभार संभालने से पहले जो है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी DTU में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे थे। DTU में मदन मोहन त्रिपाठी आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 में रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। हालांकि निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने साल सितंबर 2018 में गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी उर्जित पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कितने स्थान पर है? ऑप्शन ए दूसरे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी चौथे, ऑप्शन डी पांचवे। देखिए, हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में वर्ष 2010 से वर्ष 2020 के बीच हर वर्ष 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% भाग वनों से आच्छादित है। भारत में विश्व के कुल वनों का 2% वन क्षेत्र पाया जाता है। सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र में आपका ब्राजील, कांगो, पेरू और रूस है। भारत में मध्य प्रदेश 11% में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश 9%, छत्तीसगढ़ में 8%, उड़ीसा में 7% और महाराष्ट्र में 7% हिस्सा है। बात करते हैं राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में, तो इसमें वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में आपका मिजोरम 85%, अरुणाचल प्रदेश 79%, मेघालय 76%, मणिपुर 74% और नागालैंड 74% है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि के मामले में है, ना कि स्थान के मामले में, ठीक है, कि भारत तीसरे स्थान पर आता है, जो कि इंक्रीज कर रहा है अपना फॉरेस्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ RAMP कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 4000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 5000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 6000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 7000 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ RAMP कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की गई है। RAMP कार्यक्रम को 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। RAMP, जिसका पूरा नाम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस है, एक रिकवरी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में MSMEs की स्थिति में सुधार करना है। यह MSMEs को वित्त की बेहतर पहुंच प्रदान कर इसकी उत्पादकता में वृद्धि करेगा। साथ ही यह MSME क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा। आपको बता दें कि भारत में 40% MSMEs का देश के निर्यात में 40% और सकल घरेलू उत्पाद में 30% योगदान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 6000 करोड़ रुपए। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।